मैंने कल शुरू में एक बोला था कि मुझे डर लग रहा है ये मैच फंस सकता है क्योंकि पहले दिन के पहले सेशन पे इस पिच पे टर्न था। मैं इससे पहले कि आज के बारे में बात करूं, पहले आप एक कुछ पिक्चर्स देख लो। जब इंडिया कल पूरे टाइम फील्डिंग कर रहा था तो पिच के आसपास सिर्फ दो ही फील्डर था, एक शॉर्ट लेग एक स्लिप। कीपर तो छोड़ ही दो, तो ऑब्वियस है कीपर रहेगा। आप जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा था आज, एक बार फील्ड देख लो, एक शॉर्ट लेग एक स्लिप पॉइंट एक लेग स्लिप। जो इंडिया जब बॉलिंग कर रहा था पूरे इनिंग्स में, पहले इनिंग्स में था ही नहीं ऐसे फील्डर्स, था ही नहीं। और सिर्फ ये नहीं, मैंने कल भी कहा था कि कैसे विराट कोहली के हाथ से दो इजी सिंगल छूट गया था, वॉशिंगटन के हाथ से दो इजी सिंगल लिए। कल ऋषभ ने एक कैच छोड़ा, कल रोहित शर्मा के पास एक कैच का चांस था, कल गिल ने कैच छोड़ा, आज फिर से विराट कोहली के हाथ से सिंगल छूटा है। इजी बॉल ऐसे आता है गिर के, विराट कोहली के हाथ से बॉल छूट जा रहा है। आज फिर से ऋषभ ने कैच छोड़ा है, आज फिर से गिल ने लेग स्लिप पे कैच छोड़ा है, आज फिर से रोहित शर्मा के पास एक हाफ चांस था। ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है ना, और इंडिया के बॉलर्स ने इस दोनों इनिंग्स में मिला के ऑलरेडी 6 नो बॉल डाला है, 6 नो बॉल्स इन ए टेस्ट मैच। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पहले इनिंग्स में एक भी नो बॉल नहीं डाला है। ये जो छोटे छोटे डिटेल्स है ना, आपको लगता होगा ये सब मायने नहीं रखता है ना, लेकिन ये छोटे छोटे डिटेल्स रिप्रेजेंट करता है कि आप ग्राउंड में कितना डिसिप्लिन हो। और मैं पहले मैच के पहले दिन से कह रहा हूं, न्यूजीलैंड हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, पेस अटैक स्पिन अटैक, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो कैप्टेंसी हो, हर एक डिपार्टमेंट में इंडिया से बहुत आगे है अभी तक। दूसरा दिन खत्म हुआ है दूसरे मैच का, अभी तक जितने दिन का भी मैच हुआ है पहले मैच से लेके अभी तक न्यूजीलैंड हर एक डिपार्टमेंट में हमसे बहुत आगे है। बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स से जो इंडिया ने जहां पे मिस किया चांसेस, इजी सिंगल देना, कि अटैकिंग फील्ड सेट ना रखना। न्यूजीलैंड जैसे विराट कोहली आया एक सिली पॉइंट भी रखा है, तो आप क्या करते हो ना, बैट्समैन के दिमाग के साथ खेल रहे हो कि आप तू रन बना के दे। तो बैट्समैन भी सोचता है यार ऐसे ड्राइव करूंगा इसके हाथ में चल जाए, फ्रंट फुट पर डिफेंस करूंगा इसके हाथ में ना बॉल चला जाए, थोड़ा अक्रॉस द स्टंप खेलता हूं। यही सब होता है। ऐसा नहीं है कि आप फील्ड सेट रखते हो उसके पास ही कैच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलते हो, आप सिंगल्स को रोकते हो। ये तो सिंगल्स भी नहीं रुक रहा है, हाथ के नीचे से बॉल जा रहा है। कल मैंने एक चीज कहा था जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कि वॉशिंगटन सुंदर को जो टीम में ऐड किया वो कितना सक्सेसफुल था। मैं पहले भी कल भी ये चीज मैंने अच्छे से बोला था कि नथिंग टू टेक इट फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर, ही हैज डन हिज जॉब ब्रिलियंटली। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को ऐड करने का पर्पस था कॉनवे और रोचिन को रोकना, क्योंकि बाकी इंग्लैंड के बैट्समैन के लिए तो हमारे बाकी स्पिनर्स भी काफी थे, उनसे तो बैटिंग हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके बावजूद वॉशिंगटन के आने के बावजूद भी कॉनवे रचिन मिला के 135 रन मारा है पहले इनिंग्स पे, जो ऑलमोस्ट इंडिया का टीम टोटल जैसा है। दो बैट्समैन मिला के उतना रन बना के गया जो आपको भारी पड़ गए इस मैच पे। अगर रचिन और कॉनवे को पहले इनिंग्स में जल्दी जल्दी आउट कर लेते तो शायद न्यूजीलैंड के पास इतना बड़ा रन का लीड नहीं होता। ठीक है, और मैंने ये चीज भी ऐड किया था कि और कितने सक्सेसफुल है वॉशिंगटन का ऐड करना, वो डिपेंड करेगा कि सेकेंड इनिंग्स में क्या वॉशिंगटन सुंदर इन दोनों को रेस्ट्रिक्ट कर पाता है। हाँ, सेकेंड इनिंग्स में वॉशिंगटन ने कॉनवे और रचिन दोनों को आउट किया है, बहुत जल्दी आउट किया है, तो 50-50 लग रहा है मामला मुझे। जो वॉशिंगटन को ऐड किया ना, वॉशिंगटन तो बेहतरीन बॉलिंग किया है, वो अकेले और क्या कर सकता है। लेकिन उनको ऐड करने का एक ही मतलब था, रचिन और कॉनवे को रोकना। अगर आप पहले इनिंग्स में दोनों को जल्दी आउट कर देते ना, तो मैच शायद अभी थोड़ा सा लेवल में होता, जो इंडिया से मुझे लगता है कि बहुत दूर चला गया अभी। फिर भी 50-50 रहा है, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। आप शुरू से शुरू करते, आज के दिन सुबह बैटिंग करने आते हैं जयसवाल और गिल। सेंटर ने पहले ओवर डाला था, पहले ओवर में गिल को ऑलमोस्ट एलबीडब्ल्यू कर दिया था। और अगर आप गिल का टेक्निक देखो डिफेंस करने का, बैट एक तो पैड के पीछे रहता है या फिर पैड के बराबरी में रहता है, बैट सामने नहीं आता है। तो एक बॉल अगर स्पिन नहीं होता, क्योंकि सेंटर ऑफ स्पिनर है, गिर के बॉल बाहर जाना चाहिए, एक बॉल अगर विद द आर्म सीधा निकल जाएगा तो एलबीडब्ल्यू होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैट हमेशा पैड के पीछे रहता है। फर्स्ट ओवर के शायद थर्ड बॉल पे वो ऑलमोस्ट क्लीन एलबीडब्ल्यू था, अंपायर कॉल पे बच गया था। उसके बाद बहुत बार बीट भी हुआ गिल, लेकिन बीच में एक शॉट साउदी को आगे बढ़ के छक्का मारा है, बेहतरीन शॉट था। सेंटनर के एक शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट आर्म जैब करता है, उससे बेटर शॉट, गिल से बेटर वो शॉट कोई खेलता नहीं है। वहां से ये बेहतरीन शॉट था, लेकिन सेंटर आके फिर से वो ओवर दो के विद द आर्म स्ट्रेट बॉल डालता है। सेम टेक्निक इस बार प्लम्ड।
इस बार अंपायर कॉल न्यूजीलैंड के साथ था। फिर विराट कोहली आते हैं बैटिंग के लिए। विराट कोहली का मैं क्या कहूं, मैं आईपीएल के टाइम से कह रहा हूं, चाहे विराट कोहली कितना भी चिल्ला के बोले, उनको स्पिन को खेलना आता है, मसल मेमोरी, वो स्पिन के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। कोई भी स्पिनर आके उनके बैट और पैड के बीच एक हाथ का गैप निकाल देता है। विराट कोहली आया, सेंटर ने एक फुल टॉस चला ओवर द विकेट, फुल टॉस, वो बॉल फ्रंट फुट के पीछे जाके गिरा है, फुल टॉस था। अगर आपको उस बॉल पे बाउंड्री भी नहीं मारना था, आपको डिफेंस करना था, आप स्ट्रेट बैट से डिफेंस कर लेते ना। नहीं, एक्रॉस खेलेंगे, बैट को टेढ़ा करके एक्रॉस खेलने गया। मतलब जितना बड़ा गैप बैट और पैड के बीच था, एक ट्रक चला जाता, इतना बड़ा गैप था। क्लीन बोल्ड, फुल टॉस पे विराट कोहली बोल्ड हो रहे हैं आजकल। और ये पहली बार नहीं है, मैंने इससे पहले भी इस बारे में बात किया था कि मोइन अली का, मुझे इंग्लैंड और इंडिया की एक सीरीज याद आ रहा है, मोइन अली विराट कोहली के बैट और पैड के बीच एक एक हाथ का गैप निकल रहे थे, क्योंकि विराट कोहली बैट को टेढ़ा करके एक्रोस द स्टंप खेलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही खराब शॉट था, बहुत ही खराब शॉट। वो बॉल के विकेट टेकिंग डिलीवरी था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पिच में दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता है, एक जायसवाल, दूसरा ऋषभ पंत, तो कैप्टन ग्लेन फिलिप्स को बॉल देता है, ऑब्वियस है राइट हैंड ऑफ स्पिनर जो बॉल को दूर लेके जाएंगे। फिलिप्स का अगर पहला ओवर देखो, बेहतरीन ओवर था। एक ओवर में उसने 3 बैट्समैन को ऑलमोस्ट आउट कर दिया था। पहले ऋषभ पंत का एक कैच आता है, फिलिप्स उसके लिए रेडी नहीं था, अगर रेडी होता वो कैच पकड़ लेता। जिस लेवल का फील्डर ग्लेन फिलिप्स है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन फील्डिंग, वो कैच वो पकड़ लेना चाहिए था उससे, वो ड्रॉप हो गया। फिर जायसवाल आता है स्ट्राइक पे, जायसवाल एक बॉल डिफेंस करता है फ्रंट फुट पे, बैट को थोड़ा पुश करता है आउटसाइड एज, फर्स्ट स्लिप डेरिल मिचेल के पास, एक कैच। देखने में लगता है इजी कैच है, रेगुलेशन कैच है, लेकिन वो कैच डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट था। एक तो डेरिल मिचेल का हाइट बहुत लंबा है, झुकने में टाइम लगता है। अगर डेरिल मिचेल कुछ सेकंड भी लेट होता ना उस कैच के लिए, झुकने के लिए, तो बॉल थोड़ा सामने ड्रॉप हो जाता। जायसवाल आउट हो गया। फिर सरफराज आया, सरफराज को भी पहली ही बॉल पे एज निकल दिया था, जो कैच लेफ्ट साइड में था डेरिल मिचेल का, वो ड्रॉप हो गया। एक ओवर में 3 विकेट चांसेस बना के गया है ग्लेन फिलिप, जो पार्ट टाइम बॉलर है। आप सोचो, इंडिया का ये हाल है स्पिनर्स के अगेंस्ट, मतलब आप क्या कहोगे? ऋषभ पंत ग्लेन फिलिप्स के गुड लेंथ की बॉल को, पता नहीं क्यों उसको लगा कि शॉर्ट बॉल होगा, गुड लेंथ की बॉल को बैकफुट पे पुल करने गया, क्लीन बोल्ड, क्या वो बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी था? 1 सेकेंड, नो, ब्लंडर हो रहा था। सरफराज खान अभी तक इस सीरीज में 3 इनिंग्स में बैटिंग किया है, तीनों बार सेम तरीके से आउट हुआ है। कवर या मिड ऑफ की दिशा पे जब हवा में खेलते सरफराज, हमेशा बैट उसका घूम जाता है हाथ में, हमेशा घूम जाता है। पहले मैच पे याद करो, शायद विलियम रूट की बॉल पे वो बैट हाथ से घूम गया था, जहां पे कॉन्वे का एक बेहतरीन कैच था। फिर जब 150 बनाया साउदी की बॉल पे, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने गया, बैट घूम गया, उधर कैच था किसी का। आज फिर से सेंटर के बॉल पे खेलने गया, बैट हाथ से घूम गया, इजी कैच। तो वो टेक्निकल फ्लॉ है। अगर आप सेम तरीके से सेम शॉट खेलते हुए सेम ही गलती कर रहे हो कि हर बार बैट आपका घूम जा रहा है, तो वो एक मेजर इशू है, मेजर इशू है। अश्विन आया, सेंटर ने जो पेस वेरिएशन किया है, ब्रिलियंट। उसका अगर वो आप देखो, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है, उसका शायद हाईएस्ट पेस था 98 99 कुछ, जो फास्टेस्ट डिलीवरी था उसका स्लोएस्ट डिलीवरी आ रहा था 73 74 पे। अश्विन को कुछ स्लोअर डाला, एक डाला ट्रेजेक्टरी फ्लैट करके 98 की स्पीड पे प्लम्प्ड अश्विन। मतलब 2 टेस्ट मैच हो गए, इंडिया फर्स्ट टेस्ट के पहले इनिंग्स पे 1.5 सेशन पे ऑल आउट, इंडिया सेकेंड मैच के पहले इनिंग्स पे 1.5 सेशन पे ऑल आउट। एक एक सेशन पे आप मैच हार रहे हो। आप जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर थे, उनसे क्या ही बैटिंग होगा। जब उन्होंने देखा, और इंडिया मुझे लगा बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पे थे, रन बनाने को बहुत कम लोग देख रहे थे, और जब रन बनाने को देख रहे थे, बॉल के मेरिट पे कोई खेल नहीं रहा था। कल तक कितना 10 ओवर खेल गया था, सिर्फ 16 रन बनाया था। और मैंने कल भी कहा था कि इंडिया जब जायसवाल और रोहित शर्मा बैटिंग करना आता है, वो हमेशा रन के पीछे भागता है, लेकिन कल जब बैटिंग करना आया था, ऐसा लगा कि बस कैसे करके 10 ओवर निकाल दे। जब जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर पिच में आया था, जाडेजा को लगा कि अब तो कुछ मतलब ऑप्शन ही नहीं है, अब मार के खेलना, डिफेंस में आउट हो जाऊंगा। और मैं कहता हूं न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा हेल्प किया इंडिया को, वरना लीड और भी ज्यादा होता न्यूजीलैंड के पास, क्योंकि जडेजा तो आउट हो गए सेंटर की बॉल पे,
जो बॉल बैट पे लग के पैड पे लग के शॉर्ट लेग पे विलियम ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा, लेकिन इन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने रिव्यू नहीं लिया। जडेजा कब का आउट था, जडेजा कब का ही आउट था। और न्यूजीलैंड ने और एक हेल्प किया, जब सेकंड इनिंग्स पे न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया, जहां पे वॉशिंगटन सुंदर ने कॉनवे को आउट किया, एलबीडब्ल्यू अंपायर ने दिया, कॉनवे ने रिव्यू नहीं लिया। कॉनवे का इनसाइड एज लगा था, बैट के नीचे लग के गया था बॉल पैड पे, उधर भी आउट नहीं था। ना इधर आप रिव्यू ले रहे हो ना उधर आप रिव्यू ले रहे हो। तो न्यूजीलैंड तो हेल्प कर रहे थे, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे कि यार इंडिया बहुत नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर उठ के जाता हूं। किसी से भी बैटिंग हुआ ही नहीं। और एक जो मेजर डिफरेंस पता लगा ना कि इंडिया के स्पिनर्स का एवरेज स्पीड ज्यादा था और एवरेज टर्न कम था। मतलब इस पिच में अगर आप फास्ट बॉलिंग करोगे, स्पिनर्स अगर हवा में तेजी से फेंकोगे, आपको कम टर्न मिलेगा। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने कम स्पीड में डाला, एवरेज स्पीड उनका बहुत कम है और एवरेज टर्न इंडिया से बहुत ज्यादा है। जितना आप हवा में स्लो फेंकोगे उतना आपको ज्यादा टर्न मिलेगा। लेकिन पेस में वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप अगर अश्विन को विकेट देखो जो सेंटर ने लिया है, बहुत तेज फेंका है, बहुत फ्लैट था। सेम जिस तरीके से रचिन रविंद्र को वॉशिंगटन ने सेकंड इनिंग्स पे आउट किया, अगर बोल्ड देखो लेंथ, रचिन ने पढ़ लिया था कि बैकफुट पे जाकर कट करना है और उसने पूरे सीरीज पे अब तक यही किया है। लेकिन जिस स्पीड से वो बॉल आया था, रचिन पेस से बीट हो गया था, क्लीन बोल्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं एटलीस्ट वॉशिंगटन ने कॉनवे और रचिन को सेकंड इनिंग्स पे तो रोका है। 156 पे इंडिया ऑल आउट हो गया। 156, कैन यू बिलीव इट। आपने खुद से पिच बनाया था, क्योंकि अपने पहले मैच आप हार गए थे पेस कंडीशन, ओवरकस्ट कंडीशन में। आपको लगा इधर स्पिन ट्रैक बनाता हूं, इधर न्यूजीलैंड फंस जाएगा, क्योंकि श्रीलंका में भी फंस के आए थे। श्रीलंका में तो उनसे रन भी नहीं बना था, 100 रन अंडर 100 ऑल आउट हो रहे थे न्यूजीलैंड। ऐसे पिच बनाने के बाद आप खुद फंस गए हो यार। 103 रन का लीड, 260 बना के भी 103 रन का लीड मिल गया। फिर जैसे मैंने कहा, कॉनवे आउट नहीं था लेकिन रिव्यू नहीं लिया, आउट हो गया। रचिन बैकफुट पे कट करते हुए आउट हो गया। विल यंग एलबीडब्ल्यू हो गया अश्विन की बॉल पे। बाकी न्यूजीलैंड का जो एक मेजर फैक्टर है ना इस पूरे सीरीज में, कि जब भी कोई बैट्समैन आउट होता है ना, जो नेक्स्ट बैट्समैन आता है वो कुछ बॉल्स खेल के जाता है, जो इंडिया के साथ नहीं हो रहा है। इंडिया के बैट्समैन अगर आप देखो पूरे पहली इनिंग्स पे आज के मैच पे, मतलब स्ट्रगल कम कर रहा है। मतलब स्ट्रगल आप कब देखोगे, अगर पिच पे आप टाइम बिताओगे आपको पता लगेगा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है पिच पे। आप तो पहले एक दो बॉल खेल के आउट हो रहे हो। इधर न्यूजीलैंड के बैट्समैन, चाहे वो डेरेल मिचेल हो, चाहे वो टॉम ब्लंडेल हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, स्ट्रगल करे जा रहे हैं। डेरेल मिचेल से तो बैटिंग हो ही नहीं रहा है ना, पहले इनिंग्स पे हुआ था ना इस इनिंग्स पे हो रहा है, फिर भी 30-30-40 बॉल्स खेल के जा रहे हैं। सर्वाइविंग इज ऑल्सो एन आर्ट, कि आप सर्वाइव कर रहे हो। इंडिया का बैट्समैन स्ट्रगल कर नहीं रहा है, लेकिन पहले एक दो बॉल पे आउट होकर वापस जा रहे हैं। डेरेल मिचेल ऐसा लग रहा है कि हर एक बॉल पे आउट होगा, फिर भी 18 रन बना के चला गया। टॉम ब्लंडेल, मतलब एक ही शॉट है रिवर्स स्वीप, स्वीप भी नहीं सिर्फ रिवर्स स्वीप, हर एक बॉल पे रिवर्स स्वीप रिवर्स स्वीप रिवर्स स्वीप। इतने बार बीट हुआ, लेग स्टंप पे बॉल नहीं लगा, ऑफ स्टंप पे बॉल नहीं लगा, आउटसाइड इससे बीट हुआ, फिर भी आउट नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो ये चीज, एटलीस्ट सर्वाइव तो कर रहे हो, वो भी एक आर्ट है जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने पूरे सीरीज पे किया है। हर एक बैट्समैन आके एटलीस्ट कुछ बॉल तो खेल के जाता है, जो इंडिया के बैट्समैन कर नहीं पा रहा है। कुछ बॉल तो खेल के जाओ पिच पे। टॉम लेथम वंस अगेन पहले 3 इनिंग्स में भी आपको पता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। आज भी जब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आया था टॉम लेथम, अगर आप उसका बैटिंग देखो, ऐसा लग रहा था माइंडसेट ये था कि जल्दी से जल्दी रन बना लेता हूं, जब तक नया बॉल है उसके बाद मेरा कुछ आता पता नहीं है। अंधाधुन वो स्वीप खेल रहा था, अंधाधुन। वो कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कॉन्फिडेंस कॉनवे की बैटिंग पे था, रचिन की बैटिंग पे था। इनफैक्ट सेंटनर जो पहले इनिंग्स पे 33 रन का इनिंग्स खेला, उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लेथम का अगर आप पहले 30-40 मिनट्स देखो, अंधाधुन स्वीप रिवर्स स्वीप निकल रहा था वो। ऐसा लग रहा था अभी आउट होगा, अभी एक बॉल पे आउट होगा। लेकिन एक बार जब सेटल हो गया, क्या खेला है यार। उसके बाद मतलब लेथम भी लग रहा था कि कॉनवे जैसा खेल रहा है। बेहतरीन बैटिंग किया है, बेहतरीन बैटिंग किया है, स्वीप पे मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इस मैच पे इतना इनइफेक्टिव था, इतना इनइफेक्टिव था, मैं क्या बात करूं। जब जब जसप्रीत बुमराह आता है एक एक बाउंड्री दिखे जाता है। जब जब आया जसप्रीत बुमराह इस पूरे मैच पे, पहली इनिंग्स पे हो चाहे वो सेकंड इनिंग्स पे हो, जब जब आया है हर एक ओवर में एक बाउंड्री दिखे गया है ऑलमोस्ट। इतना कंफर्टेबल थे न्यूजीलैंड के बैट्समैन जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट। ये चीज मैंने कल भी कहा था, अगर आप पहले मैच का सेकंड इनिंग्स छोड़ दो, जहां पे न्यूजीलैंड 107 रन चेस कर रहे थे, वो भी जो सुबह का दिन था 5th डे का,
उसमें क्योंकि ओवरकस्ट कंडीशन बहुत है तो जसप्रीत बुमराह ने स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत, वो भी सिर्फ 2 ही विकेट लिया है करके भी, मतलब बैट्समैन को ट्रबल करके भी 2 ही विकेट लिया है। वरना पूरे सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने उनको ज्यादा परेशान किया नहीं है बिल्कुल भी। इससे ज्यादा परेशान तो विलियम रूट ने किया इंडियन बैट्समैन को। क्या पूरे तरीके से फिट नहीं है, क्या नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर आप इंग्लैंड वाला सीरीज में बार-बार कह रहा हूँ, इंग्लैंड वाले सीरीज में जो होता था ना कि अगर जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, बेन स्टोक्स कोई भी एक लंबा इनिंग्स खेल रहा था, तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को बॉल देते थे, नए बॉल से विकेट, पुराने बॉल के साथ रिवर्स स्विंग, विकेट। आपको याद है ओली पोप को जो बोल्ड मारा था अंदर आते हुए बॉल पे, इन स्विंग पे? लेकिन जसप्रीत बुमराह तो इफेक्टिव लग ही नहीं रहा है। जसप्रीत बुमराह के लिए पिच इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, नए बॉल के साथ कोई विकेट नहीं मिल रहा बुमराह को, पिच तो बाहर में जाने दो, बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव है। और अगर आपको आकाशदीप को बॉल ही नहीं देना था, अभी तक शायद सही इनिंग्स में आकाशदीप ने एक ओवर नहीं डाला है, अगर आकाशदीप को बॉल ही नहीं देना था, आपने तो ये पिच पढ़ लिया था, आपने खुद ये पिच बनाया स्पिन ट्रैक, तो आप 4-4 स्पिनर को ले लेते ना। आप अक्षर या कुलदीप में से किसी एक को ले लेते अगर आकाशदीप को बॉल नहीं देना। आकाशदीप ने शायद पूरे मैच पे 3 ओवर डाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पहले इनिंग्स में 3 ओवर डाला था। अगर आकाशदीप को बॉल ही नहीं देना था तो आप एक और एक स्पिनर को खिला लेते ना। आकाशदीप को आप बॉल ही नहीं दे रहे हो, और दोगे भी कैसे? अगर बुमराह जो आपका प्राइम बॉलर है वो इतना मार खा रहा है, तो आपका मन पे डर रहता है कि आकाशदीप क्या करेगा। फिर भी मुझे लगता है एक तो मौका देना चाहिए था कि आके एक ओवर डाल के 2-3 बाउंसर डाल। तो मुझे लगता है ना हर एक स्ट्रेटेजी, कैप्टनसी, हर एक चीज में थोड़ा सा इंडिया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पीछे रह गया इस पूरे सीरीज में। कि नया बैट्समैन आया तो आके 1-2 बाउंसर डाल, बॉडी लाइन पे बॉल डाल, वो नहीं था। अटैकिंग फील्डर नहीं था। शायद 17th ओवर था जडेजा का, जहां पे फर्स्ट टाइम 17th ओवर में फर्स्ट टाइम एक लेग स्लिप आया था शायद, या फिर 2 स्लिप आया था। बहुत सारे बॉल आज बैट पे लग के, आउटसाइड लग के, सेकंड स्लिप गले से जा रहा था। स्पिन की बात कर रहा हूं, जहां पे फील्डर्स नहीं था। आप फील्डर्स क्यों नहीं रखे? आप इस मैच को एक ही तरीके से जीत सकते थे कि न्यूजीलैंड को जल्दी से जल्दी आउट करे, लेकिन वो फील्ड सेट था ही नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मैं कह रहा था पहले इस वीडियो के शुरू में कि न्यूजीलैंड ने शुरू से ऐसा फील्ड रखा ना कि बैट्समैन के दिमाग के साथ खेल रहे थे, और मैंने ये चीज पहले मैच में भी कहा था। भाई साहब 301 रन का लीड ले चुका है न्यूजीलैंड, 301 रन, 301। और जब इंडिया आज दोपहर को आउट हुआ तो लगा शायद न्यूजीलैंड भी शायद 150 में सिमट जाएगा, क्योंकि पिच इतना खराब लग रहा था जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, इतना खराब लग रहा था। न्यूजीलैंड ने आगे 4 के रन रेट से इतना रन बना के चला गया, इतना रन आपसे बैटिंग ही नहीं हुआ। अभी भी 5 विकेट हमें लेना है, 301 का लीड ले चुके न्यूजीलैंड। आप ज्यादा से ज्यादा कोई मिराकल भी कर लोगे ना कल सुबह को आके, कितने में आप रोक लोगे? 350 मिनिमम। मैं मान के चल रहा हूं कि आप नेक्स्ट 49 रन पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दोगे, 5 विकेट ले लोगे सुबह को 49 रन पे। पॉसिबल है, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करूं नहीं हो सकता। 350 क्या 350 इस पिच पे चेस हो जाएगा? आप जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बैट्समैन बैटिंग कर रहा है ना, रन तो बहुत आ गया, लेकिन पिच इजी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बॉल पे बीट हुआ है बैट्समैन, बहुत सारे बॉल पे। एक बॉल चाहिए ऐसा जो बीट जब हो ना, आउटसाइड एज लग के जाए या फिर आपके पैड पे आके लगे, एक बॉल अच्छा चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है मुझे कि इधर से कुछ कर सकता है इंडिया। ठीक है, बट लेट्स थिंक पॉजिटिव कि अच्छा करे, कोई मिराकल इनिंग खेल जाए, कोई भी ऊपर से जायसवाल हो, चाहे वो गिल हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, कोई एक लंबा इनिंग्स खेल जाए तो मतलब थोड़ा बहुत चांसेस बन सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि शायद हम ये सीरीज हार जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। हार सकते हैं, जीत भी सकते हैं। मतलब जीतेंगे तो मिराकल हो जाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मान जाऊंगा मैं इंडिया की टीम को। अगर इधर से इंडिया इस मैच को टर्न कर सकता ना अपने फेवर में, मैं मान जाऊंगा। वॉशिंगटन सुंदर अभी तक 10 विकेट ले चुके हैं इस इनिंग्स पे, 11 विकेट ले चुका है इस इनिंग्स में, ऑलरेडी 4 विकेट ले चुका है, और भी 5 विकेट लेना बाकी है न्यूजीलैंड का। और इस इनिंग्स पे भी अगर वॉशिंगटन 7-8 विकेट ले ले, आई वुड बी शॉक्ड। और अगले मैच पे फिर से हम वॉशिंगटन पे डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई आके लेथम का आउट कर, आके कॉनवे का आउट कर, आके रचिन का आउट कर। बाकी बैट्समैन तो खिलाया नहीं जा रहा है। बहुत टफ हो जाएगा इंडिया के लिए अगर ये मैच हार जाएगा ना, जो ऑलमोस्ट हार चुके हैं। बहुत टफ हो जाएगा WTC फाइनल खेलना, क्योंकि फिर आपको इधर एक मैच, बीजीटी में 3 मैच, एक मैच ड्रॉ करवाना पड़ेगा। आपको अभी भी 4 मैच जीतना है, बीजीटी में कंफर्म होने के लिए 4 मैच जीतना है, एक मैच ड्रॉ करवाना है, तब जगह कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ आप WTC फाइनल खेल रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये मैच हार जाओगे तो। मुझे देखना है अगर आप ये मैच हार जाते हो, आपने पहला मैच हारा, आपने पहले पिच चेंज किया कि आपको ऐसा वाला पिच नहीं चाहिए, आपको स्पिन ट्रैक चाहिए, आपने लिया। आपने प्लेइंग 11 में 3 चेंजेस किया है। आपने एक प्लेयर को एक्स्ट्रा बुलाया जो मेन स्क्वाड में नहीं था।
इतने सारे चेंजेस करके भी आप हार रहे हो, तो आप तीसरे मैच पे क्या करोगे? और भी किसी को बुलाओगे? और एक राइट हैंड ऑफ स्पिनर तनुष कोटियन जो ऑस्ट्रेलिया चला गया है, और कोई है इंडिया में? और तो कोई नहीं है राइट हैंड ऑफ स्पिनर, मतलब इतना अच्छा कोई। हाँ, एक है शायद सौरव कुमार नहीं, क्या नाम है जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का बॉलर है, नाम भूल गया हूँ, वो आ सकता है। जो रजत पाटीदार का कैप्टन है रणजी में, वो आ सकता है, वो एक राइट हैंड ऑफ स्पिनर है, अच्छा बॉलर है वो भी। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी अच्छा बॉलर है। आप किन किन को बुला लोगे? आप कितना चेंजेस करोगे? बहुत खराब परफॉर्मेंस, ओवरऑल बहुत खराब परफॉर्मेंस है इंडिया का हर एक डिपार्टमेंट में। ये सीरीज हमसे दूर जा रहा है, और मुझे ही नहीं पता कि आप थर्ड मैच पे क्या करोगे, क्योंकि जो अगर ये मैच हार जाओगे ना, आपके दिमाग में पहले ये रहेगा कि वो मैच जीतना ही जीतना है WT से खेलने के लिए। ठीक है, उस पर आपको ये रहेगा कि मतलब क्लीन स्वीप तो नहीं होना है, व्हाइट वॉश बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप फिर किस तरीके का पिच बनाओगे, क्योंकि स्पिन ट्रिप पे भी न्यूजीलैंड जीत रहा है, और आप क्या चेंजेस करोगे? तो बहुत तरीके से इंडिया पैनिक करेगा जब ये मैच हार जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।